गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवीन चमार विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ये जन आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स देखिए बेटा, आज का जो लेक्चर है हमारा, आज का जो वीडियो है वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। और आपको याद होगा कि 11th क्लास के लिए जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम था हमारा जनरल केमिस्ट्री, यानी कि हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं जिससे कि हमारी छोटी छोटी चीज़ें सारी टाइम पर कंप्लीट हो पाएँ। इसलिए स्टूडेंट इन छोटे छोटे टॉपिक्स की हम फिलहाल यहाँ बात कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि पिछले वीडियो तक हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा क्वांटम संख्याएं। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा उसका रिपीटेशन आपको दे देता हूँ। हमने क्वांटम संख्या पढ़ा। क्वांटम संख्याओं का सीधा सा मतलब हमारे लिए था वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉनों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं, उन्हें हमें नाम दिया था क्वांटम संख्याएं। मैं थोड़ा सा आगे की और उसमें और बढ़ता हूँ आपके लिए। देखिए, अगर क्वांटम संख्याओं के बाद की हम बात करेंगे, क्वांटम संख्याओं के बाद हमारा क्या मतलब है, तो देखिए क्वांटम संख्याओं में हमने पढ़ा क्वांटम संख्याओं के हिस्से, जैसे कि मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। इन सब संख्याओं को हमने धीरे धीरे एक करके पढ़ा था, समझा था। उसके बाद अगर मैं आपके लिए आऊं, देखिए अगर हमारे लिए आता है वो है हमारा समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश कक्षकों से हमारा मतलब क्या है? देखिए, अगर समभ्रंश कक्षकों की बात की जाएगी, समभ्रंश कक्षक होते कौन से हैं? देखिए, वे कक्षक जिनकी ऊर्जा का मान क्या होता है? समान होता है। वे कक्षक जिनकी ऊर्जा का मान समान होता है समभ्रंश कक्षक कहला। अब बात आती है कि ऊर्जा का मान समान होगा, लेकिन ये कैसे संभव है? देखिए, इसके लिए एक बात यहां पर जुड़ी गई, मैं आपको परिभाषा यहां पर लिखता हूं। वे समान उपकोष वाले कक्षक, वे समान उपकोष वाले कक्षक जिनकी ऊर्जा का मान समान होता है। वे समान उपकोष वाले कक्षक जिनकी ऊर्जा का मान समान होता है क्या कहलाते हैं? समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। इसमें आपके अगर बात करें इसके बारे में कि समभ्रंश कक्षक क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, तो हमने एक नाम दिया समान उपकोष वाले। आपने उपकोषों को पढ़ा था द्विगंशीय क्वांटम संख्या के अंदर कि उपकोष जो होते हैं हमारे वो होते हैं एस, पी, डी, एफ, और एस के पास केवल एक ही कक्षक होता है, तो उसके लिए तो हम कहेंगे नहीं कि वहां समभ्रंश कक्षक में कोई बात होगी। लेकिन अगर बात करें पी उपकोष के लिए, तो उदाहरण लें यहां से, अगर पी उपकोष की बात की जाए तो पी उपकोष के पास कितने कक्षक थे? आपको बताया था मैं, टोटल कितने होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। ये नाम दिया था पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो इन तीनों कक्षकों को क्या कहा जाएगा? समभ्रंश कक्षक कहा जाएगा, क्योंकि ये तीनों की ऊर्जा का मान क्या होता है? समान होता है। इसलिए इन्हें क्या कहेगा आप? समभ्रंश कक्षक इन्हें कहेंगे। हमने कहा समान उपकोष वाले, तो तीनों कक्षकों का उपकोष कौन सा है? पी है। ऐसी अवस्था में इन तीनों कक्षकों को क्या कहा जाएगा? समभ्रंश कक्षक कहा जाएगा। अगली बात करें इसके अंदर डी के लिए, कि डी की बात करें तो आपको पता है कि डी के पास कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। तो इसका मतलब है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये पांचों कक्षक हैं। ये पांचों कक्षक भी क्या कहलाएंगे? समभ्रंश कक्षक ही कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे समभ्रंश कक्षक? क्योंकि इन सब की ऊर्जा का मान क्या होगा?
समान होगा, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, समभ्रंश कक्षक कहा जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई हमारी यहाँ पर बहुत सामान्य सी छोटी छोटी सी बातें मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी कि समभ्रंश कक्षक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल के अंदर हम शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की। तो देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है वो बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मैं बताता हूं इसके बारे में क्या है। देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैं यहां शुरू कर रहा हूं वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के नियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के नियम, ये हमारा अगला टॉपिक है। इसके मैं बात आपसे कर रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए ये स्टूडेंट बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर अब वो चीजें सीखते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जो हम लिख रहे होते हैं किसी परमाणु के लिए, उसको कैसे लिखा जाता है, किस तत्व के लिए कैसे लिखा जाता है, आप लोगों को 9th-10th क्लास में इसके बारे में थोड़ा बहुत सिखाया गया होगा और बताया गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ आपसे कहा जाए तो हम पूरे आवर्त सारणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने की कोशिश करते हैं। आपने 9th-10th क्लासों में शायद 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा होगा, या हो सकता है 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने की आपने कोशिश की हो, उसे सीखा हो। लेकिन उसे ही हम यहाँ थोड़े और डिटेल के साथ और अच्छे तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। देखिए बात करें सबसे पहले इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमारे पास कुछ नियम है जिनकी बात मैं आपसे यहाँ पर करता हूँ। तो देखिए हमारे पास जो नियम है उसमें जो पहला नियम आता है उसे कहते हैं हम ऑफ बो का नियम। पहला नियम कौन सा आता है हमारे लिए, वो आता है हमारे पास ऑफ बो का नियम, या इसे ऑफ बाउ का नियम भी कहते हैं। ऑफ बो का नियम या ऑफ बाउ का नियम, देखिए कोई डिफरेंट नहीं है, बहुत ही साधारण सा नियम है जिसका अगर आपसे कहा जाए कि ऑफ बो जो है वो एक जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। तो ऑफ बो का जो सामान्य अर्थ है वो क्या है, निर्माण करना। सामान्य अर्थ क्या होता है इसका, निर्माण करना होता है। ऑफ बो का सामान्य अर्थ क्या कहेंगे आप, निर्माण करना। ऑफ बो या ऑफ बो का अर्थ हमने पढ़ा निर्माण करना यानी कि किसी चीज को बनाना। तो यहां बात आती है कि इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से भरा जाएगा। देखिए आप लोगों को पता है, आप लोगों को बताया था मैंने कि जब भी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की तो हम कहते हैं कि कोशों में उपकोश होते हैं, उपकोशों में कक्षक होते हैं और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों का मेन स्थान क्या है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो होते हैं कौन, कक्षक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं, कक्षकों के अंदर पाए जाते हैं। तो उसी आधार पर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाएंगे, कक्षकों के अंदर पाए जाएंगे। तो इस आधार पर इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा कक्षकों में, और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को जब भरा जाएगा तो उसका क्रम क्या होना चाहिए, उसका निर्धारण कैसे करें कि पहले इलेक्ट्रॉन आप एस में भरेंगे सॉरी एस उपकोश में भरेंगे, पी उपकोश में भरेंगे, डी में भरेंगे, या इनके कक्षकों में पी एक्स में पहले भरेंगे, पी वाई में पहले भरेंगे, पी जेड में भरेंगे, या किस प्रकार से इसका निर्धारण करेंगे। तो उसी के लिए हमारा निर्धारण आता है सबसे पहला नियम ऑफ बाउ का नियम या ऑफ बाउ का सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं, वो प्रारंभ होता है हमारे सामने। तो देखिए अगर इसके बारे में बात की जाए तो हम कहते हैं कि इस नियम के अनुसार विभिन्न उपकोशों में इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो एक निश्चित क्रम होता है, एक निर्धारित क्रम होता है विभिन्न उपकोशों के अंदर।
कैसे भरा जाता है? तो आप कह सकते हैं कि उपकोषों में इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को जब उपकोष में भरना है तो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम निर्धारित करना होता है। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इन्हें भरा जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरा जाएगा जिसके लिए ऊर्जा का मान क्या होगा? कम होगा। मैं इसे यहां पर आपके सामने लिखता हूं। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न कोशों में विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है कोशों के अंदर तो उसका क्या क्रम होता है? ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाले उपकोषों में भरा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों को भरते के लिए आप क्रम देखेंगे तो क्रम कौन सा निर्धारित किया जाएगा? ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। अब बात आती है कि ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम का निर्धारण हम किस आधार पर करें? उसका कोई क्रम निर्धारित होता है या नहीं होता है? उसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? क्या उसका तरीका है? तो बेसिकली उसी की बातों की हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात की जाए उसके लिए तो यहां पर एक तरीका सामान्य सा इस्तेमाल हम करते हैं, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके लिए जगह को थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा मुझे। मैं थोड़ा सा इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ आपको दोनों बातें समझ में आएंगी। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के ठीक है। अब देखिए, इसको भरने का हम तरीका सीखते हैं, किस प्रकार से भरा जाता है, कैसे उसे लिखा जाए। मैं आपको यहाँ लिखकर से समझाता हूं।
देखिए, तो हम यहाँ तक की बात मुख्य रूप से यहाँ आपके सामने करते हैं, किस रूप में इसे व्यवस्थित हम करेंगे। देखिए क्या तरीका इसका होता है हमारा इसको व्यवस्थित करने का, क्या इसका मेथड है वो समझें। अगर मैं 8s को यहाँ से हटा भी दूँ आपके लिए, देखिए किस तरह से व्यवस्थित होगा। यहाँ पर 1s से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको बेसिक रूप में लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब n का मान 1 होता है तो उसे कहते हैं 1s, क्योंकि n का मान 1 होने पर आपको पता है, मैंने बताया था पहले आपके लिए कि n का मान 1 होने पर उसमें जो कक्षकों की संख्या होंगी वो कितनी होंगी, 1 होगी, और उपकोष भी कौन सा होगा, केवल s ही होगा। लेकिन जब हमने बात की n का मान 2 लिखा जाता है तो उस अवस्था में कक्षकों की संख्या हमारे पास हो जाती है 4। और ऐसी अवस्था में अगर हम कहें उपकोष कौन कितने होते हैं हमारे पास, उपकोष होते हैं हमारे पास s और p, 2 उपकोष मिल जाते हैं। इसी प्रकार से n का मान 3 होने पर s, p और d तीनों उपकोष होते हैं। n का मान 4 होने पर s, p, d, f 4 उपकोष हमें वहां से मिल जाते हैं। तो उसी क्रम के आधार पर हमने इसे लिखा है। अब हम इसे थोड़ा सा क्रम में जोड़ते हैं। हमें क्या करना है, केवल हमें इस प्रकार से इस तरह से इन्हें जोड़े हैं। इस प्रकार से उसे आप लिखें, इस तरीका इस्तेमाल करें। इस तरह से जब बनाने के बाद आपको केवल एक कार्य करना है, ये देखना है कि इस तीर का कोना है वो इससे आप मैच करें। तो मैच करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं, जिससे कि आप थोड़ा सा उसे आसान तरीके से कर पाएंगे हल। और यहां से क्रम का निर्धारण होगा, और वो क्रम किस रूप में प्रदर्शित होगा वो आपको देखते हैं। अभी कोने में दिखेगा नहीं स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा इसे रिपीट करता हूँ। दिखेगा ही नहीं, मैं और थोड़ा सा इधर बनाता हूँ, आपको चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं देगी, इसलिए मैं थोड़ा सा और उसे साइड बनाता हूँ। आपको शायद ये चीज़ें क्लियर नजर आ रही होंगी, पहले चीज़ें क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे और इस तरफ लिखा है। ये थोड़ी सी मेहनत जरूर बढ़ी है, लेकिन आपको ये चीज़ें क्लियरली दिख जाएंगी, इसीलिए मैंने इसको रिपीट किया है, दोबारा बनाया है मैंने इसके लिए। देखिए अब हम इसे किस तरह से निर्धारित करेंगे, मैंने बताया था भी आपको इसका तरीका।
इस रूप में ऐसे बेसिस करें। इस तरह से हम इसे लिखते हैं। फिर आपको क्या करना है, मैंने बताया था अभी, आपको केवल उन्हें इस तरह से जोड़ना। तो आप देख पाते हैं कि एक यहाँ पर एक क्रम सा निर्धारित होता है कि अगर आप चलना शुरू करें इस कोने से आप चलना शुरू करें तो निरंतर क्रम में आप चल रहे हैं। इस तरह से अगर आप चलते जाएंगे तो कुछ क्रम का निर्धारण हमें यहाँ से देखने को मिलता है, एक निश्चित क्रम यहाँ से प्राप्त होता है, जिसे मैं यहाँ लिखता हूँ आपके सामने, जिसे हम कहते हैं उपकोशों का बढ़ता हुआ क्रम। इसे हम कहते हैं क्या, उपकोशों का बढ़ता हुआ क्रम। और उपकोशों का बढ़ता हुआ क्रम किस आधार पर होगा, मैं लिखता हूं उसे, आप देखें कि करके लिखते हैं, साथ साथ आप भी देखते जाएंगे, समझते जाएं। सबसे पहले किसका नंबर है 1s। 1s के बाद अगर देखें कौन आ रहा है नंबर पर, तो आप कह रहे हैं कि 2s आएगा, 2s के बाद आएगा 2p, 2p के बाद अगर देखें, देखिए 1s के बाद नंबर आता है 2s का, 2s के बाद चलेंगे तो 2p, और 2p के बाद आएगा 3s। 3s के आप आगे और चलते हैं तो आता देखिए नंबर 3p का। 3p से आगे बढ़ते हैं तो आता है 4s। 4s से जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो आता है कौन, 3d। 3d के बाद आता है 4p। 4p के बाद आता है 5s। 5s के बाद अगर आप देखेंगे तो 5s के बाद किसका नंबर आता है 4d का। 4d के बाद किसका नंबर आ रहा है आप देखें, 4d के बाद 5p और उसके बाद 6s। 5p का नंबर है और उसके बाद आ रहा है 6s का नंबर। 6s के बाद आप अगर आगे की ओर चलते हैं तो आता है 4f। 4f के बाद अगर आप बात करें तो आता है 5d। 5d के बाद आता है 6p। 6p के बाद आता है 7s। 7s के बाद आता है 5f और उसके बाद आता है 6d। 6d के बाद आप देख पा रहे हैं कि आता है 7p और 7p के बाद आता है 8s। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्रम है ये है उपकोशों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। अब देखिए, आप याद रखें इस बात को बेहतर तरीके से, मुझे उम्मीद है कि ये क्रम अगर आप अच्छे से याद रख पाए तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर इस पूरी चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। यानी कि इस क्रम को आपको याद रखना है जिससे कि आपको ये परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय हमें इस क्रम का याद होना बेहद जरूरी है। देखिए मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं, ये जो हमने क्रम लिखा है ये इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की किस क्रम में इलेक्ट्रॉनों को किस उपकोश में भरा जाएगा वो क्रम है। अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस तरह से लिखेंगे, देखिए प्रारंभिक रूप में, शुरुआती रूप में जब आप इसे सीख रहे हैं
तो हम इसी क्रम का पूर्ण रूप से पालन करते हुए इसको लिखते हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। वास्तविकता में जो क्रम होता है वो थोड़ा सा इससे भिन्न होता है। वहां हम जब लिख रहे होते हैं तो प्रत्येक कोश के सभी उपकोशों को एक साथ लिखते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको इलेक्ट्रॉनों को भरते समय आपको इस क्रम का पूर्ण रूप से पालन करना है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है मैं वो आपको बताता हूँ इस क्रम के अंदर आपको ये कहाँ कहाँ चेंज दिख रहे होंगे। जैसे देखिए आप आ रहे हैं 1s के बाद 2s, कोई परेशानी नहीं है। 2s के बाद 2p आता है, कोई आपत्ति नहीं है। 3s के बाद 3p आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 3p के बाद देखिए अगर हम क्रम कर रहे हैं तो आना हमारे पास क्या चाहिए था, 3d आना चाहिए था। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि 3d के स्थान पर कौन सी हमें मिल रही है, यहाँ पर 3d के स्थान पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, 4s देखने को मिल रहा है। यानी कि पहले 4s आ गया है फिर 3d आ गया है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले 4s में भरा जाएगा, उसके बाद भरा जाएगा किसके अंदर, 3d के अंदर। यानी कि 4s की ऊर्जा का मान कम होने के कारण पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s कोश को भरेंगे, उसके भरने के बाद ही वो 3d कक्षक की ओर जाएगा। आगे की बात करें तो 3d के बाद देखिए फिर से 4p आता है। 3d आप भर लेंगे, 3d भरने के बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 4p उपकोश के अंदर और 4p के बाद भरे जाएंगे 5s में। यहां हमें कोई परेशानी है नहीं। 5s के बाद फिर से देखिए अगेन रिपीट होता है। 5s के बाद पहले भरा जाएगा 4d और फिर नंबर आएगा किसका, 5p का। देखिए 5s के बाद पहले 5p भरना चाहिए था, लेकिन ऊर्जा के मान में अंतर होने के कारण पहले 4d को भरा जाएगा और फिर भरा जाएगा 5p को। इसी क्रम में देखिए 6s और फिर आता है 4f। यानी अगर आप यहां देखते तो आप कह रहे थे कि 4s 4p 4d और 4f आना किसको चाहिए था, पहले 4f को आना चाहिए था। लेकिन यहां देख रहे हैं कि 4f की ऊर्जा का जो मान है वो 5p और 6s दोनों से ही अधिक होता है, इसलिए पहले 5p और 6s को भरा जाता है, तब जाके भरा किसको जाता है, 4f को भरा जाता है। इसके बाद देखिए 5d है, 5d के बाद भाई 6p है, 7s है और फिर से 5f का नंबर आता है, फिर 6d 7p और 8s की हम बात यहां पर करते हैं। देखिए इस पूरे क्रम निर्धारण के आधार पर हम हमारे पूरे आवर्त सारणी के तत्वों का लिख पाते हैं, समझ पाते हैं। देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का जो बेसिक क्रम है वो यहीं से शुरू आपका होता है। इस आधार पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का जो हमारा क्रम का निर्धारण है वो इसी आधार पर किया जाता है। यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख रहे होंगे तो उस समय इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते समय इस पूरे क्रम को पालन किया जाएगा। इस क्रम का पालन आप अच्छे से करेंगे, क्योंकि इस क्रम के माध्यम से ही हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखते हैं और उसके बाद इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम और आगे की ओर बढ़ाते हुए इसके वास्तविक क्रम की ओर बात करेंगे तो हम थोड़ा सा इसे सीखेंगे, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है, आपकी शुरुआती अवस्था है, जिसके अंदर में से सीखना है कि लिखते कैसे हैं। जब आप लोग इसके अच्छी तरह इसका सीख जाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, तब आप लोगों को ये बिल्कुल तरीके से बता दिया जाएगा कि किस प्रकार इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास को लिखा जाता है। तो देखिए इसका पहला नियम अच्छे से आप नोट करेंगे। इसका पहला नियम क्या है आपके लिए, इसका पहला नियम किस चीज को बता रहा है आपको, कि ये जो आपका नियम है ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, यहां पर ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के उपकोशों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। और ये नियम आपका बेहद इंपॉर्टेंट नियम है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को निर्धारित करने का कौन सा नियम है, तो वो हमारा कौन सा नियम कहलाता है, ऑफबो का नियम कहलाता है। देखिए इसके दो सहायक नियम और हैं, उन्हें भी मैं आपको यहां से प्रदर्शित करता हूं। स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप नोट फिलहाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप बिल्कुल इसी तरीके से अपने नोटबुक के अंदर बनाएंगे, जिससे कि जब नोट्स आप तैयार कर रहे हैं तो आपको आसानी से बात समझ में आ सके। इनको अच्छे से बनाएंगे अपने पास आप, जैसा मैंने लिखा है कोशिश करेंगे कि आप उसको उसी क्रम में लिखें और उसको समझें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑफबो के दो सहायक नियमों के बारे में। मैं यहां पर इसको हटा देता हूं, और मैंने इसीलिए इसको नहीं हटाया था पहले,
जिससे कि आप इसे समझ पाए। देखिए मैं इस क्रम को फिलहाल इसको से हटा देता हूं, क्रम आपके सामने लिखे रहने दूंगा, क्योंकि हम n+l के नियम जो इसके सहायक नियम हैं उन सहायक नियमों को इसी के माध्यम से एक बार हम समझेंगे। इसके सहायक नियमों को इसी के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए तो इसके दो सहायक नियम कहलाते हैं, उन नियमों को कहते हैं हम n+l का नियम, n+l का नियम। n+l के जो नियम हैं ये ऑफ्बो नियम के सहायक नियम कहलाते हैं, यानी कि ऑफ्बो नियम के सहायक नियम हम इसे कैसे बोल सकते हैं, उसका क्या कारण है, कैसे सहायक नियम आप बोल देते हैं। तो n+l का ये सहायक नियम कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि कई बार देखिए जब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख रहे होते हैं तो हर बार हम इस पूरे चार्ट को बनाएं, उसका निर्धारण करें, ऐसा संभव नहीं होता। तो वहां पर आप अपनी होने वाली गलती को कैसे सुधारें, उस गलती से कैसे बचें, उसी के लिए ही ये दो सहायक नियम दिए गए हैं। n+l के दो नियम हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। मैं उन दोनों नियमों को आपको यहाँ को स्पष्ट करता हूं। तो देखिए पहला नियम जो हमारा आता है इसे हम कहते हैं इसका प्रथम नियम। यह है n+l का प्रथम नियम। n+l का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि उपकोषों की न्यूनतम ऊर्जा का आपको निर्धारण करना है तो वहां पर आपके सामने क्वेश्चन दे दिया जाता है। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कोई दो उपकोष आपको दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि बताएं इन दोनों में से किसके लिए ऊर्जा का मान कम होगा, अर्थात किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। तो या तो आप इस क्रम को लिखकर उसका निर्धारण करें या फिर इस नियम से सीधे ही उसे हम पता लगा लेते हैं। तो हम कहते हैं उस उपकोष के लिए ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है जिसके लिए n+l का मान कम पाया जाता है, अर्थात उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो देखिए मैं इसको यहां पर आपके सामने लिखता हूं। वह उपकोष जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम होता है, उसकी ऊर्जा का मान भी न्यूनतम होता है। अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं। देखिए उसका एक उदाहरण हम यहां पर लेते हैं। देखिए उदाहरण हमारे पास है 3s 2p 4f 5s। ये आपके सामने कोई उदाहरण दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन में से बताइए निम्न में से किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, अर्थात किसके लिए ऊर्जा का मान कम होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे निर्धारण करेंगे उसका। हमने कहा कि उसका निर्धारण का बेहद आसान तरीका है, आपको n और l के मान यहां पर लिख लेने हैं। देखिए n l और लिखते हैं हम n+l। n का मान देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपसे शुरुआत में जब मुख्य क्वांटम संख्या बताई थी तो बताया था उसके बारे में, किसी भी कोष को प्रदर्शित करता है n का मान, और हमेशा उपकोषों के आगे लिखी गई संख्या कोष को प्रदर्शित करती है। यानी कि ये जो संख्या आप देख रहे हैं 3 2 4 5 ये कोष को प्रदर्शित करती है,
कि ये किस कोश का उपकोश है, यानी इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या है। देखिए आपको बेहद बहुत आसान तरीके से समझ लेना है इसे कि आगे लिखी हुई संख्या जो उपकोशों के आगे लिखी हुई रहती है वो हमेशा n का मान होती है, यानी 3s के लिए n का मान 3, 2p के लिए 2, 4f के लिए 4, 5s के लिए कितना होता है 5 होता है। अब बात आती है l के मान की। देखिए स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब मैंने आप लोगों को द्विगंशी क्वांटम संख्या पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि द्विगंशी क्वांटम संख्या में जो L के मान हैं उन्हें आप याद रख लेंगे। ये मैंने आप लोगों से कहा था, आपको याद होगा कि द्विगंशी क्वांटम संख्या में उपस्थित जो L के मान हैं उन्हें आप निश्चित रूप से याद रखें, वो आपके बहुत उपयोगी हैं। तो देखिए उपयोग इनका यहाँ हम कर रहे हैं। अगर आपको L के मान याद हैं तो आप उन्हें लिख पाते हैं। से L के मान आपके पास दे दिए गए हैं। S है तो आप जानते हैं L का मान कितना होता है 0 होता है। P के लिए होता है 1, F के लिए होता है 2 और F के लिए होता है 3, S के लिए होता है वापस से 0। चलिए इनकी बात हम वापस करते हैं। देखिए अब इनके n प्लस L के मानों को जोड़ें, आप योग करें उनका, तो देख रहे हैं आप 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। चलिए मैं एक एग्जांपल आपका थोड़ा सा यहाँ से बदल देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा चक्कर आप लोगों को यहाँ पड़ेगा, क्योंकि ये अगले नियम को प्रदर्शित करेंगे। अगले नियम की बात हम यहाँ पर फिलहाल कर लेंगे। देखिए इसका योग हो जाएगा 4। देखिए इस नियम के अनुसार हमने आपसे कहा था कि इस नियम के अनुसार अगर बात की जाए तो क्या कहा जाता है कि जिस उपकोश के लिए n प्लस L का मान न्यूनतम होता है उसका ऊर्जा का मान भी कैसा होता है, न्यूनतम होता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। यानी कि अगर इन उदाहरण को हम देखें तो हमें दिख रहा है कि सबसे कम ऊर्जा जो है वो किसकी होगी, इसकी, क्योंकि n प्लस L का सबसे छोटा मान किसका है 2p का आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम क्रम निर्धारित करें तो क्या बनना चाहिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाने चाहिए 2s के अंदर, उसके बाद जो क्रम देखेंगे 3 के बाद नंबर आता है 4 का, यानी कि उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए 3p में, 3p के बाद हमारा क्रम होना चाहिए 5s का, और 5s के बाद आप देखेंगे तो 4f, यानी कि इस क्रम के अंदर आप इलेक्ट्रॉनों को यहां भरेंगे। अब एक बार तुलना करें आप के नियम के अनुसार जो क्रम हमने लिखा है क्या वो सही है या नहीं। देखिए 2s के आगे की ओर बढ़ते हैं तो 3p आता है, 3p के आगे की ओर बढ़ते हैं तो 5s आता है, 5s के आगे की ओर बढ़े तो 4f आता है। यानी कि ये नियम जो है वो हमारा एक सहायक नियम है और अ के नियम को हम अच्छे से समझ पाए इसके लिए इसे लिखा जाता है। चलिए इसके आगे की हम बात करें, इसके दूसरे नियम की बात हम करते हैं। तो हमारे पास इसका दूसरा नियम आता है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम किस चीज को प्रदर्शित करेगा, देखिए द्वितीय नियम है ये पहले नियम के अंदर होने वाली कमियों को दुरुस्त करने के काम आता है, उनको सही करने के काम आता है। यानी कि आपके सामने ऐसा भी संभावनाएं दिख सकती हैं जहां आपको 2 या 2 से अधिक जो कोश हैं उनके लिए n प्लस L का मान समान प्राप्त हो जाए। तो उस अवस्था में आप उस कोश का कैसे निर्धारण करेंगे जिसमें किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। तो देखिए उसी का निर्धारण के लिए नियम आया है, तो यहां लिखते हैं उस नियम को, यदि 2 या 2 से अधिक उपकोशों के लिए
दो या दो से अधिक उपकोषों के लिए n+l का मान समान प्राप्त होता है तो उस उपकोष की ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है जिसके लिए n का मान कम होता है। यानी कि यहां आप कह सकते हैं कि उस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक उपकोषों के लिए n+l का मान समान प्राप्त होता है तो उस उपकोष की ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा जिसके लिए n का मान क्या होता है, कम प्राप्त होता है। तो देखिए इस नियम के अनुसार अगर हम उदाहरण देखें तो देखिए 2s 2p 2s 3s 2p अगर बात करें तो छोटे उदाहरण को लेकर हम बात करें। देखिए यहां n+l का जो मान है वो कैसे लिखा जाएगा, n l और n+l। तो देखिए 3s के लिए n का मान 3, इसके लिए 2, s के लिए l का मान 0 और p के लिए l का मान 1। तो दोनों के लिए n+l का मान कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो ऐसी अवस्था में आप कहेंगे किसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, तो उसका बहुत सामान्य सा निर्धारण है, वो किस में भरा जाएगा, सबसे पहले जिसके लिए n का मान क्या प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा, यानी कि ये संख्या आप देख रहे हैं कि n के लिए यहां मान कम प्राप्त हो रहा है तो पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा किसमें, 2p में भरा जाएगा, उसके बाद नंबर आएगा किसका, 3s का। यानी कि ये हमारा क्रम का निर्धारण होगा जहां इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स ये जो बात थी हमारी वो हमारे n+l के द्वितीय नियम को प्रदर्शित करती है कि n+l का द्वितीय नियम है वो किस बात को बताता है कि अगर आपको दो या दो से अधिक ऐसे उपकोष प्राप्त हो जिनके लिए n+l का मान समान हो तो उस अवस्था में आप उसका निर्धारण इस नियम के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए ये जो नियम हमने पढ़े ये ऑफ-बो के सहायक नियम कहलाते हैं, यानी कि ऑफ-बो के नियम को और दुरुस्त करने के लिए काम आते हैं। स्टूडेंट देखिए आज की जो हमने बात की उसके अंदर हमने बहुत महत्वपूर्ण ऑफ-बो का नियम पढ़ा और ऑफ-बो को दो नियम जो सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं, उन नियमों की जानकारी भी यहाँ से ली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जो भी आपको बताया गया था वो आपको समझ में जरूर आया होगा और इन नियमों के अंतर्गत जो हमने बात की थी उसके अनुसार हम आने वाले वीडियोस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय इस नियम का उपयोग करेंगे और आपको बताएंगे कि इस नियम के अनुसार हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख पाते हैं। स्टूडेंट तो ध्यान रहे इस बात के बारे में कि यहाँ किस तरह से इसे लिखा जाएगा। और अगले वीडियो से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस नियम को अच्छे से याद कर लेंगे, यानी कि अगले वीडियो देखने से पहले नियम को अच्छे से समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले नियम को लेकर प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।